शौकत का स्वागत है। क्योंकि 60 साल से ज्यादा हो चुके हैं सिर्फ राजनीति करते हुए, मेरी उम्र से भी कई गुना ज्यादा। लेकिन शौकत स्वागत है आपका। आज आपसे प्रश्न उत्तर करेंगे और पूछेंगे कि क्या है माटी, मानुष और ममता। माइक से पहला सवाल आपसे शौकत, जिस तरह से राजनीति डोल रही है बंगाल में, क्या माटी मानुष बनाम ममता हो गया है? एकदम नहीं। ममता का पूरा स्लोगन था मां, माटी और मानुष। वही स्लोगन अभी भी है। और पश्चिम बंगाल में जितने पॉलिटिशियंस हैं, किसी के साथ माटी और मानुष का गहरा ताल्लुक है, उसका नाम है ममता बनर्जी। कोई उससे छोटा हो सकते हैं उम्र में, मैं जिससे बड़ा हूं, लेकिन मैं इतना दिन राजनीति देखते हुए ये लगता कि महिला को गहरा ताल्लुक है बंगाल के मां, माटी और मानुष से। ये स्लोगन उसी को दिया हुआ है और ये स्लोगन और बहुत देर तक चलेगी उसको फेवर में। तो फिर ऐसा क्यों हो जाता है कि लोगों को कहना पड़ता है कि ममता दिखाओ दीदी? भूल जाती हैं दीदी ये बात क्या? क्या? फिर ऐसा क्यों होता है कि लोगों को बंगाल में कहना पड़ रहा है कि ममता दिखाओ दीदी? दीदी से ही अपील, ममता दीदी से ही अपील कि थोड़ी ज्यादा ममता दिखाएं बंगाल की जनता पर, न सिर्फ गुस्सा करें। ये छवि क्यों आ जाती है बार बार? ये गलत छवि है। ये शायद मीडिया पोर्ट्रेयल है। कोई ममता का छवि जनता के सामने जो है वो अपने दीदी जैसा है। वो गार्डियन है बंगाल के लोगों को, उनका देखभाल करते हैं वो जितना शक्ति है। और इसलिए कोई सवाल नहीं उठना चाहिए। वो बंगाल में सबसे लोकप्रिय नेत्री थी, है और रहेगी। इस बार जिस तरह से चुनाव के कदम आगे आ रहे हैं और चुनाव की तरफ हम बढ़ रहे हैं, क्या लगता है कि यह हिंसा है जो थम नहीं रही है? और क्योंकि राज्य सरकार के पास ही इस समय लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था आपके हाथ में है, तो राजनीतिक हिंसा के लिए जिम्मेदार कौन है? इतना हिंसा तो है नहीं। आप क्राइम रिकॉर्ड देखिए पश्चिम बंगाल में। क्या हिंसा का घटना उत्तर प्रदेश से ज्यादा है, बिहार से ज्यादा है, गुजरात से ज्यादा है? नहीं। क्या होता है, पॉलिटिकल क्लैशेस को मीडिया में चढ़ा बढ़ाकर दिखाया जाता है और जितना हिंसा है उससे ज्यादा हिंसा लगता है। आप बोलिए ना, ममता का 10 साल का सरकार, कोई आदमी पुलिस फायरिंग में मरा? कोई मास किलिंग हुआ जैसे लेफ्ट फ्रंट के जमाने में हुआ नंदीग्राम में? तो क्या समर्थकों की मौत मौत नहीं है? हाँ? किसी भी पार्टी के समर्थकों की मौत मौत नहीं है। जब तक पुलिस फायरिंग ना करे तब तक उसे मौत नहीं कहा जाएगा। सब मौत खराब है, सब मौत दुखद है और मैं उसको समर्थन नहीं करता हूं। लेकिन बीजेपी जो एक तो फिगर देते हैं कि उसको 130 कार्यकर्ता मरे हैं, ये फिगर मैं नहीं मानता हूं। बीजेपी कोई आदमी खुदकुशी कर लिया प्यार के कारण, उसी को भी लेके बोलता ये हमारी शहीद है। ऐसी बात नहीं है। बीजेपी को कुछ लोग मरे होंगे, टीएमसी को भी लोग बीजेपी के हाथ में मरे हैं। लेकिन जैसा बाम जमाने में टीएमसी के बहुत सारे लोग मरे, ऐसा कुछ आंकड़े क्यों नहीं देते आप? जब आपके समर्थकों की मौत हुई है तो एनसीआरबी और एससीआरबी में आंकड़े ही नहीं दिए जाते हैं मौत के? अगर है तो आप उसको क्लेम करिए कि हमारे समर्थक भी मरे हैं राजनीतिक हिंसा में। टीएमसी ने कभी नहीं कहा कि हमारे कार्यकर्ताओं की मौत हुई है। शायद मनोगा जी आप बहुत बिजी है, इसलिए आप खबर रख नहीं सकते हैं। लेकिन थोड़े ही आप आंकड़े बता दीजिए ना, खबर यही चलेगी। थोड़े ही दिन पहले दिनाजपुर में हमारा एक कर्मी को
संख्या बता दीजिए। नहीं, आंकड़े 5 सुनिए साल ना। 10 साल आप सरकार में हैं, हाँ। आप आंकड़े बता दीजिए कि दूसरे नहीं, झूठ नहीं, बोल रहे हैं, आप सही ये बोल रहे हैं। सुनिए ना, ये आंकड़े का बात होता है, लेकिन नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो जो क्राइम इन इंडिया प्रकाश करते हैं, उनको साथ हमारा सरकार सहमत नहीं होते, इसलिए एक साल हमारे सरकार क्राइम रिकॉर्ड भेजना बंद कर दिया। तो आंकड़े देखेंगे, लेकिन बंगाल में जनरल किलिंग्स देखिए ना, आप पॉलिटिकल किलिंग को छोड़ दीजिए, कितना लोग मरे हैं, हाउ मेनी पीपल हैव बीन मर्डर्ड। अब देखेंगे उत्तर प्रदेश से ज्यादा नहीं है, महाराष्ट्र से ज्यादा नहीं है, बिहार से ज्यादा नहीं है। ये केवल एक तो अफवाह फैलाया जाता कि बहुत लोग मर रहे हैं, कुछ लोग मर रहे हैं, एक भी आदमी मर रहा है पॉलिटिकल क्लैशेस के कारण, दुखद है। एक भी पॉलिटिकल वर्कर मरते हैं, दुखद है। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि वाइड स्प्रेड फेनोमेना है, चारों तरफ यही फैल गया। ये केवल मीडिया का क्रिएशन है, और बीजेपी मीडिया मैनेजमेंट बहुत अच्छे करते हैं, हमसे वो माहिर है इस काम में। टीवी चैनल पर आप बैठ रहे हैं, बात आप कर रहे हैं, मीडिया मैनेज बीजेपी कर रही है। हमें तो ये नहीं समझ में आता, जब आपकी आवाज ज्यादा चल रही है तो फिर दूसरा आदमी को सुनाई कैसे ज्यादा दे रहा है। दूसरी बात, जिस तरह से आपने कह दिया कि सब कुछ अफवाह है, तो फिर जय श्री राम की अगर आवाज कहीं आ जाती है तो उस पर बिफर जाना, क्या वो तस्वीरें भी झूठ हैं? नहीं, फिर बताइए। जब कहीं जय श्री राम की आवाज लग जाए, हाँ? तो कहीं जय श्री राम की आवाज लग जाए, उस पर नेताओं का बिफर जाना या नाराज हो जाना, क्या वो तस्वीरें भी झूठ हैं? इतनी नाराजगी की क्या बात है? ना ना, कोई नाराजगी का बात तो है नहीं। जय श्री राम बोलना जिसको इच्छा है वो बोले, उनका अपना प्रोसेशन में बोले, रामनवमी में, राम मंदिर में जाके बोले। लेकिन नेताजी सुभाष को सालगिरह मनाया जा रहा है, ये हमारे बंगालियों के लिए एक बहुत बड़ा पवित्र ओकेशन है, वहां पर जय श्री राम स्लोगन देना हमें पसंद नहीं है, इसलिए नाराज होते हैं। सड़कों पर, रास्तों में, सब कुछ का तो एक तो जगह होता है। रास्तों में बोले जाने पर भी आपत्ति है कि जय श्री राम की जगह जय श्री राम बोलिए? अफवाह है। ये कौन निश्चित करेगा कि जनता क्या बोलेगी और नहीं, कब बोलेगी और कहां बोलेगी? जनता कुछ भी बोले, रास्ता में जाके कोई जय श्री राम देता है, इससे कोई नाराजगी जताया ऐसा मेरे पास आपको कोई तस्वीरें खबर भूल गए नहीं जब है। नाराज मुख्यमंत्री एक उतरकर तो घटना हुआ सकता था, में उसको बड़ा बड़ा के आप लोग चारों तरफ फैला दिया। देखो, ये जय श्री राम का खिलाफ है, कोई जय श्री राम का खिलाफ नहीं है। जय श्री राम लोग बोले, लेकिन ये भी आप तो बहुत दिन से बंगाल में रहते हैं, ये बंगालियों का स्लोगन नहीं है। बंगाली जब धर्मीय स्लोगन देते हैं, वो बोलता है जय माँ काली, जय माँ दुर्गा, जय माँ दुर्गा। हम जय भी। श्री राम नहीं बोलते हैं। बंगाल में राम को, श्री रामचंद्र को भगवान से ज्यादा रामायण का नायक के रूप में देखा जाता है। आपको ये परसेप्शन में फर्क है। उत्तर प्रदेश में लोग श्री राम को जैसे देखते हैं, बंगाल में इसे नहीं देखते हैं। आप ये तो भूल गए कि अचानक कोई जाके जय श्री राम चिल्ला देगा तो हमारा कान में लगता है आप ये भूल गए हैं शायद कि जय श्री राम माने राम जी ने ही अकाल बोधन किया था और दुर्गा का आह्वान किया था। तो राम और दुर्गा जब साथ में हैं, तो तृणमूल बनाम कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस बनाम बीजेपी क्यों हो जाता है राम बनाम दुर्गा? दोनों अलग है। राम श्री रामचंद्र दुर्गा के भक्त थे। वो जब ये श्रीलंका सिंहल जय करने जा रहे थे, तब वो माँ दुर्गा का पूजा किया। और आपको तो वो कहानी मालूम है कि उनको 108 नीला लोटस चाहिए था, तो एक कम हुआ था, वो अपना आग देने के लिए तैयार था। तो श्री राम दुर्गा के भक्त था, तो बोलो माँ दुर्गा की जय और उनके भक्त का जय, दोनों एक साथ हम लोग बंगाली लोग नहीं मानते हैं। आपको समझने पड़ेगा कि हमारी इडियम थोड़ा अलग है। हिंदुस्तान में हर प्रांत में इडियम अलग होता है, इसको आपको समझने पड़ेगा। आपने प्रांत की बात की, दूसरे प्रांत से अगर कोई बंगाल में आ जाए तो वो बोहिरा गोतो क्यों हो जाता है?
बाहरी क्यों कह दिया जाता है? आप दिल्ली जाते हैं तो क्या आपको बाहरी माना जाता है? आप तो केंद्र जरूर। सरकार में जाते हैं, सरकार में भी कई बार रहे हैं दिल्ली में। हाँ। बंगाल का रिप्रेजेंटेशन 4-5 बार लोकसभा जीत कर गए हैं, भले कोई भी लोकसभा हो। तो ऐसा क्यों है कि हम बाहर से नहीं- कोई बंगाल आएगा तो नहीं, बहिरागो नहीं, तो? इसको भी आपको समझना चाहिए। बाहरी कौन है जो बंगाल में नहीं रहते हैं? बंगाली कौन है जो बंगाल में रहते हैं? वो लोहीवाल हो, हिंदी भाषी हो, मरवाड़ी हो, वो बंगाली है, कोई फर्क नहीं है। हम बहिरागत स्लोगन क्यों उठाते हैं? क्योंकि हम देखते हैं कि बीजेपी का पूरा कैंपेन मैनेज करने के लिए कोई विजयवर्गीय, कोई मेनन, कोई बाहर कोई शिव प्रकाश बाहर से आ जाते हैं। तो हम समझते हैं कि बंगाल का चुनाव हो रहा, देश का चुनाव तो नहीं हो रहा है, तो क्यों बाहर से इतने लोगों को बीजेपी इंपोर्ट करेंगे? ये आके एक तो फॉरेन मीडियम बंगाल के पॉलिटिक्स में इंजेक्ट कर रहे हैं। हम इसी को खिलाफ है। तो इसका मतलब है कि विजयवर्गीय की जगह अगर कोई घोष हो और शाह की जगह साहा हो तो चलेगा? क्यों नहीं? विजयवर्गीय आने से वो तो बाहर ही बोला ही जाएगा। उसको साथ बंगाल का क्या ताल्लुक है? बंगाल का दुख कठिनाई वो क्या समझते हैं? कहाँ मध्य प्रदेश का इंदौर से आए हैं, वो बंगाल का पॉलिटिक्स डिक्टेट करेगा? इसी को तो हमें आपत्ति है। ये होना नहीं चाहिए। क्यों बीजेपी बंगाली लीडर नहीं निकल सकते हैं? उसको निकले, या बंगाल में रहने वाले गैर बंगाली नहीं निकल सकते हैं तो उसको करे। विजयवर्गीय का क्या जरूरत है? अमित शाह को क्या जरूरत है? आप शायद भूल गए कि अधिकारी और राजीव बनर्जी से लेकर ऐसे कई हैं जो आपके साथ थे, अभी पाला बदलकर बीजेपी में हैं। हाँ। तो क्या वो उन पर सहमति है? खाली आपको सरनेम से आपत्ति है? नहीं, वो लोग क्या है, वो दल के साथ विश्वासघात किया है, गद्दारी किया है। 5 साल मंत्री रह के अचानक लगा कि तृणमूल बहुत खराब है, तो मंत्रित्व में लाल, मुझे तो, मेरा तो नहीं है, लाल बत्ती वाला गाड़ी चढ़ते, पीएसीए होता, शुभेंदु ट्रांसपोर्ट में जितना चाहता नौकरी दिया, प्राइमरी स्कूल में जितना चाहा नौकरी दिया, राजीव वन सहायक पद में जितना चाहा नौकरी दिया। अचानक उसको खराब क्यों लग गया? अगर उसको रिबेल करना था तो मिड टर्म में करते। ये चुनाव के 6 महीना पहले जो लोग जाते हैं उसको गद्दार माना जाता है। तो शुभेंदु या राजीव बनर्जी के खिलाफ हमारा ये आपत्ति नहीं है कि वो बाहरी है, ये आपत्ति है कि वो गद्दार है, दलबदलू है, बेईमान है, विश्वासघात किया। एक व्यक्ति ये बात कहे तो ठीक है, जो टीएमसी छोड़ के जाता है एकदम से उसके कपड़े गंदे हो जाते हैं और बीजेपी वॉशिंग मशीन। तो जब आपके पास ये एक के बाद एक लगातार बातें हो रही हैं, तो क्या तृणमूल कांग्रेस से मोह भंग होना अच्छी बात है? बार बार सारे नेताओं का छोड़ के चले जा रहे हैं। कितने लोग गए हैं आप बता दीजिए। आपको पास हिसाब है? 1 दर्जन से ज्यादा। अभी 2 से 3 विधायक से शुरू हुई 2016 की बीजेपी 30 से अधिक हो गए हैं। तो कहां से आए? कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस। आप अपनी गणित हमको कांग्रेस से बता आया, दीजिए। तृणमूल को, बीजेपी तो आप पैसा 1 देके दर्जन से सीपीएम से भी लोग लाए। आपके मंत्री संतरी और उनके साथ साथ न जाने कितनी बड़ी सेना चली गई है उधर। नहीं, उतने सारे लोग नहीं गए, कम लोग गए हैं। ये कम है। हमारा 211 सीट था सन 2016 में, उससे 12 लोग गया। कितना परसेंट होता है? 20% लोग से ज्यादा जा चुके हैं आपकी पार्टी से, 20%। सांसद, विधायक, कार्यकर्ता मिलाकर ऊपर लेवल पर, हाँ। स्तर पर। तो अगर ये भी नहीं समझ रही है टीएमसी, तो क्या सच्चाई से मुंह फेर रही है या तस्वीर ही कुछ और आ रही नहीं, है? सच्चाई हम लोग देख रहे हैं कि ये लोग विश्वासघात कर रहे हैं, बीजेपी से हाथ मिलाया है। 2 दिन पहले टीएमसी में थे, आज जाके टीएमसी बहुत खराब ये बोलते हैं। ये तो हम देख रहे हैं, हमें इसको फिक्र है। लेकिन जो जाने वाले उसको हम रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि उसको पीछे लालच है या डर है। उसको डराया गया कि तुम्हारा खिलाफ सीबीआई ईडी से केस कराएंगे, या लालच दिया गया कि तुमको इतना रुपया देंगे, ये पोस्ट देंगे,
ये होगा ये क्या टीएमसी की ये सब बहुत तृणमूल घटिया की किस्म के राजनीति तृणमूल जो घास से है, जो तृणमूल है, क्या उसकी जड़ इतनी कमजोर है कि 2007 के नंदीग्राम आंदोलन में सबसे बड़े नेता रहे शुभेंदु अधिकारी और पूरा अधिकारी परिवार का मोह भंग हो जाए और चले जाएं? वो अभी तक किसी से नहीं डरे और अब डर गए, या आपके साथ हैं तो ठीक है, उधर चले गए तो सब खराब है? अधिकारी परिवार का कंट्रीब्यूशन था, लेकिन आप जैसे बोल रहे हैं ऐसा नहीं। अगर ममता बनर्जी नहीं जाती तो नंदीग्राम के आंदोलन इतना बड़ा नहीं बोलता। और अधिकारी परिवार तो नंदीग्राम के लोग नहीं है, वो तो कांटेक्ट के लोग हैं, वहां से 100 किलोमीटर दूर, लेकिन वो भाग लिया। हम कभी इसको इनकार नहीं करेंगे कि शुभेंदु, उसको पिताजी शिशिर अधिकारी, इनको कंट्रीब्यूशन नहीं था। ये दिव्येंदु जो है वो कोई निकम्मा है, उसको कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। तो शुभेंदु को कंट्रीब्यूशन था, लेकिन ममता उसमें कूद के इसको ऑल इंडिया इशू बना दिया। ममता नहीं रहती तो कुछ नहीं कर पाते लोग नंदीग्राम में। ममता इसको नेशनल इशू बना दिया। ममता इसको लेके सारा बंगाल के जितने बुद्धिजीवी है, इंटेलिजेंशिया है, उसको शामिल किया। ममता वॉज एबल टू रेज दी नंदीग्राम मूवमेंट टू ए हायर पिच। शुभेंदु डिड पार्टिसिपेट, हिज फादर डिड पार्टिसिपेट, वो लोग था आंदोलन में। मैं कभी नहीं बोलूंगा दिनेश त्रिवेदी का क्यों कहना है कि लेकिन उनका जो दम मरा घुट रहा है? वो तो नंदीग्राम के लोग। राज्यसभा में खड़े होकर आपके सांसद ने कह दिया कि हमारा दम घुट रहा है। दिनेश त्रिवेदी, राज्यसभा सांसद, पूर्व रेल मंत्री, ने कह दिया कि पार्टी में दम घुट रहा है। क्या कहेंगे इस पर? कुछ नहीं कहूंगा। मैंने दिनेश त्रिवेदी जैसा स्वार्थी आदमी देखा नहीं कभी। ये आदमी कोई लोगों से ताल्लुक नहीं था। वो दिल्ली में वो खान मार्केट में घूमते थे, उसके सामने रहते थे, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में लोगों के साथ कनेक्शन नहीं था। हार गया चुनाव में लोकसभा, उनको नेता नॉमिनेशन, हारा, पार्टी नहीं हारी। सुनिए ना, वो अगर पार्टी तो ठीक ही था, लेकिन अगर एमपी कैंडिडेट कोई ताल्लुक नहीं रखा, कभी लोग उसको नहीं देखा कॉन्स्टिट्यूएंसी, तो वोट कैसे मिलेगा उसको? वोट उसके बाद उसको दुख हुआ बहुत। ममता जी के पास बोला होगा, ममता जी बोला ठीक है बच्चा, तुम्हारा इसमें हार हो गया, मैं तुमको राज्यसभा सबसे प्राइज्ड पोजीशन तुमको दे देंगे, राज्यसभा बना दिया। वो अचानक बोलने लगा, दम घुटने लगा। जब राज्यसभा नॉमिनेशन मिला तब दम घुटा नहीं। जब चुनाव हमारा एक तो सीट को खराब किया, उसके कारण अर्जुन सिंह छोड़ के चला गया, फिर यहाँ आके मोदी या अमित शाह क्या। सवाल और एक छोटा सा जवाब लेंगे शौकत दादा जाने के पहले। आप उन नेताओं में से हैं जिन्होंने आज तक अपनी वेशभूषा नहीं बदली, धोती कुर्ता में ही चल रहे हैं। उस सदी से लेकर इस सदी तक वो कौन सी एक बात है जो आपको इससे जुड़ा रखी है? मैं तो पुराना कांग्रेसी हूँ, तुमको बताया ना। मैं पहले कांग्रेस का वॉलंटियर बना सन 62 में, तब तो तुम तो छोड़ दो, बहुत लोग नहीं पैदा हुए थे। अगले साल 60 साल पूरा हो जाएगा कांग्रेस के काम में। तो हम उस समय देखे थे, हमारा जो नेता थे कांग्रेस में, अतुल घोष, प्रफुल्ल सेन, अजय मुखर्जी, ये सब धोती कुर्ता पहनते थे। तो मैं भी उसको इमिटेट करने लगा और धोती कुर्ता। जब मैं कॉलेज जाता, ये तो स्कूल में मैं कांग्रेस का वॉलंटियर बना, कॉलेज गया, कॉलेज में भी थोड़ा पैंट के साथ धोती कुर्ता पहनना शुरू किया। सन 72 में मैं कांग्रेस का महामंत्री बना। उस दिन से हम पब्लिक अटायर बराबर धोती कुर्ता पहन के लगे हैं। मैं जानता हूं कि अनस्मार्ट ड्रेस है, लेकिन अभी तो मैं बुढ़ा हूं और क्या स्मार्टनेस दिखाऊंगा। प्लीज, धन्यवाद शौकत दादा हमसे जुड़ने के लिए। आपको बता दें एबीपी न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।